कि मैंने जो भी तैयारी करी है इस परीक्षा हम्म, के लिए और आरओ की परीक्षा के लिए वो खुद अपने दम पर करी है, किसी हम्म। कोचिंग से मेरा कोई लेना देना मतलब आपने इतने कम समय में जो है 2022 से मानेंगे यही, क्योंकि 2023 में एग्जाम हो चुका था और एक साल के अंदर आपने पढ़ाई करी और देन उसके बाद रैंक एक भी लाई। नहीं। रिश्तेदार क्या बोलेंगे, चलो रिश्तेदार का एक बारी में समझ में भी आता है, रिश्तेदार तो खिला क्या रहे हैं हमें, हमारा तो खर्चा पानी सब माता पिता ही उठा रहे हैं, तो रिश्तेदारों को तो इग्नोर ही कर लीजिए, ये विचार अपने मन में लाइए ही मत कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे, अरे भाड़ में जाए। जब आपने 2022 से इतने कम समय में तैयारी करी, तो आपकी एक बार स्ट्रेटेजी से स्टार्ट करेंगे, कैसे आपने शुरुआत करी कि आप बता रहे कि आपने सेल्फ स्टडी करी, क्योंकि अक्सर हमारे व्यूवर्स जो होते हैं सेल्फ स्टडी चाहते हैं। आपने बोला कि लिमिटेड बुक्स पढ़े, तो इन बुक्स को पढ़ने का तरीका क्या है? क्योंकि अक्सर लोग बताया जाते हैं कि इन बुक्स को आप पढ़िए, किस तरीके से आप क्या इनके नोट्स बनाते थे, या फिर आप इन्हीं में मार्क कर कर चलते थे? कैसे आप पढ़ते थे इन बुक्स को, या फिर आपको लंबे समय तक कैसे चीजें याद रहती थी? हिंदी में आपने इतने ज्यादा जी, नंबर कैसे स्कोर करे? 88 नंबर आपने लाए, बहुत बड़ी बात अपने आप में है। कौन सी बुक आपने फॉलो करी? हर एक व्यक्ति के जो मस्तिष्क है उसकी क्षमता अलग अलग होती है, हर व्यक्ति को एक स्केल पर नहीं आका जा सकता। मैंने ये परीक्षा एक वर्ष की तैयारी के साथ निकाल दी, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई एक वर्ष में निकाल दे। टॉपर का शेड्यूल क्या रहता है? आप कैसे लाइब्रेरी जाते थे या घर पर पढ़ते थे, या कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? डेली शेड्यूल क्या रहता था? किस सब्जेक्ट को कितना समय देते थे? प्रीति राणा करके उनका सवाल है कि जो रिवाइज करते थे, रिवाइज एक एक सब्जेक्ट करके करते थे आप, या मल्टीपल सब्जेक्ट के करते थे, या हमें कैसे करना चाहिए? एक समय के बाद बैठकर पढ़ने का मन नहीं करता, इधर उधर की चिंताएं सताने लगती है, पर मन नियंत्रण कैसे रखें और बैठने की क्षमता में कैसे वृद्धि करें? भगवत गीता में बोला गया है कि अगर आपको किसी भी चीज में सफलता चाहिए तो स्थित प्रज्ञ होना जरूरी है। स्थित प्रज्ञ मतलब कि आपको दीन दुनिया, जब आप अपना कर्म कर रहे हैं तो आप सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, मतलब कि सुख दुख से परे हटकर लाभ हानि के भाव को छोड़ करके पूर्ण निष्ठा से उस कर्म में लगिए, तो आपको सफलता अवश्य से मिलेगी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं अपना माई टॉक शो। जैसा कि आप सभी को पता है, माई टॉक शो हमेशा से जो उत्तराखंड में टॉपर्स हैं, किसी भी एग्जाम में अपनी रैंक सिक्योर करते हैं, उनको हम आपके बीच लाते हैं और आपके द्वारा हमें जो सवाल भेजे जाते हैं उन सवालों को हम उनसे पूछते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ अधिशासी अधिकारी यानी ईओ के टॉपर वैभव कांडपाल जी हमारे बीच हैं। तो वैभव से हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, कौन सी बुक उन्होंने फॉलो करी और क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई। तो आपके भी अगर कोई सवाल है तो आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आने वाले गेस्ट से हम लोग सवाल पूछेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है वैभव जी आपका हमारे शो पर। वैभव जी, एक बार आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना हमारे व्यूवर्स को, कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है और आपकी माध्यमिक शिक्षा कहाँ से हुई है और कब आपका ग्रेजुएशन हुआ। जी, मेरा नाम वैभव कांडपाल है। मैंने अपना हाई स्कूल विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लोहाघाट से किया था, तथा इंटरमीडिएट भी मैंने विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लोहाघाट से किया था। हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट में मैं उत्तराखंड बोर्ड में वरीयता प्राप्त छात्र रह चुका हूँ, मैं जी। उत्तराखंड राज्य में। तथा इसके पश्चात मैंने पंतनगर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी में बीटेक किया हुआ है। वर्ष 2017 में मैं वहां से पास आउट हुआ, तथा उसके पश्चात मैंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एज ए असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर काम किया है। और जी। मैं अभी उसमें काम कर ही रहा था, वर्तमान में मैं विदाउट पे में हूँ और साथ साथ तैयारी भी कर रहा हूँ। और इसी दौरान मेरा ये एग्जाम निकला हुआ है। इसके अतिरिक्त मैंने राज्य में आरओ की जो परीक्षा होती है समीक्षा अधिकारी की, वो दी हुई है। प्रारंभिक परीक्षा में मेरे उसमें 131 मार्क्स है। जी। वैभव जी, आपने सब कुछ बताया। आपकी मूल निवासी कहाँ की, आप रहने वाले कहाँ के हैं? जरा व्यूवर्स को हमारी ये भी बताइए, क्योंकि उत्सुकता होती है व्यूवर्स में जानने की कि आप कहाँ से हैं। जी, मैं मूल रूप से अल्मोड़ा का निवासी हूँ। यद्यपि जी। मेरी जन्मभूमि अल्मोड़ा, लेकिन मैं जन्मभूमि के साथ साथ जहाँ पे परवरिश हुई हो, जहाँ पे मैंने कर्म किया हो, उसको कैसे भूल सकते हैं। तो मेरी कर्म भूमि जो रही है वो लोहाघाट रही है, जहाँ पे मेरी सारी एजुकेशन हुई है। तो मैं अल्मोड़ा तथा चंपावत जिला दोनों से संबंधित जी। जी, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर हमें। तो आपने, जैसा कि आप बताया कि आप 10th में भी टॉपर रहे हैं, 12th में भी टॉपर रहे हैं, देन उसके बाद आपने पंतनगर विश्वविद्यालय से बीटेक किया। तो बीटेक करने के हूँ। बाद आप किस ईयर में, आप जो टीसीएस में बता रहे हैं उसमें आप जॉब कर रहे थे? 2017 में मैं वहां से बीटेक पास आउट हुआ, तो जी। कॉलेज से ही मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो चुका था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में। तो जी। मैंने वहां से लगभग अगस्त 2017 में ये टाटा की कंपनी ज्वाइन की थी। हम्म। और लगभग अभी तक मैं कार्यरत ही था उसमें, और बीच में ही कुछ समय पहले ही मैंने ये विदाउट पे लेकर के तैयारी करना शुरू किया। और हम्म। अभी वर्तमान में ये जो रिजल्ट्स हैं आपके सामने हैं। जी। कितना समय हो गया होगा लगभग आपने तैयारी स्टार्ट करी, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे थे, देन उसके बाद आपने एक डिसीजन लिया कि मुझे जो जी, है अब विदाउट पे जाना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। ये लगभग 2022 के आसपास से मैंने ये निर्णय लिया, और 2022 से मैं फिर ये तैयारी में आया। मतलब आपने इतने कम समय में जो है 2022 से मानेंगे यही, क्योंकि 2023 में एग्जाम हो चुका था और एक साल के अंदर आपने पढ़ाई करी और देन उसके बाद रैंक एक भी लाई। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पुनः एक बार फिर से। जी, धन्यवाद तो सर।
वैभव जी, बहुत सारे सवाल हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने हमें भेजे हैं हमारे यूट्यूब पर। तो अगर आपका कोई व्यूवर्स का कोई सवाल रहता है तो आप भी पूछ सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर चैनल पर नए आए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। वैभव जी, एक चीज मुझे ये बताइए कि 2022 में जब आपने तैयारी करना शुरू करी, आपने मतलब क्या सोचा? क्योंकि आप जॉब कर रहे थे, टीसीएस बहुत अच्छी कंपनी है, वेल रेपुटेड कंपनी है इंडिया की, तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए और मैं विदाउट पे जाऊंगा? ये कैसे आपके दिमाग में ख्याल आया? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में सर जब मैं काम कर रहा था तो बेसिकली मेरा काम एक डेस्क बेस्ड जॉब है। वहाँ जी। पे सिटी बैंक के लिए हम काम कर रहे थे। सिटी बैंक जो कि अमेरिका बेस्ड ये कंपनी है, अमेरिका बेस्ड बैंक है। देश में रहते हुए देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बाहर के देश के लिए उनके लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अंदर से अच्छा नहीं लगा, मतलब कि लगा कि यार अपने राज्य की सेवा करनी चाहिए, अपने राज्य के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। हम्म। इतना मतलब भगवान ने मेरे को ये इतनी अच्छी योग्यता दी हुई है, इतने अच्छे मेरे परिणाम अतीत में रहे हैं, तो क्यों हम्म। ना मैं अपनी योग्यता का, अपनी क्षमता का अपने राज्य के लिए यूज करूं। तो ये अंदर से वो अंतर प्रेरणा आई, अंतरात्मा की आवाज आई, तो मैंने तैयारी करना फिर शुरू किया। और जब आपने 2022 में तैयारी करना शुरू करा तो क्या मोड आपने चुना? सेल्फ स्टडी करी या आपने ऑनलाइन कोचिंग्स ली या यूट्यूब से पढ़ा? कैसे आपने तैयारी करना शुरू करा? मैंने अपना अध्ययन यूट्यूब के अलावा अपना खुद सेल्फ स्टडी करी है। मेरा किसी कोचिंग से कोई लेना देना नहीं है। आपके हम्म। मंच के माध्यम से मैं यहाँ पे एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि हम्म। कुछ कोचिंग संस्थान वाले हम्म। मेरा नाम यूज कर रहे हैं अपना रिजल्ट क्लेम करने के लिए। तो हम्म। मैं नाम नहीं लूंगा उन कोचिंग संस्थान का, बस मैं जी। सिर्फ आपके चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों को बताना चाहूंगा कि मैंने जो भी तैयारी करी है इस परीक्षा हम्म। के लिए और आरओ की परीक्षा के लिए, वो खुद अपने दम पर करी है। किसी हम्म। कोचिंग से मेरा कोई लेना देना जी। होता है ना, अक्सर नहीं। आप जब रैंक सिक्योर करते हैं तो कोचिंग वाले क्लेम करते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे संस्थान जो हैं, होड़ लगी रहती है उनमें कि रैंकर जो है टॉप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से है। तो ये आम बात है हमारे लिए, कोई ऐसा नहीं है कि ये नई बात है, और स्टूडेंट्स का ये जी दावा जी जी हमेशा जी से जी रहा है। तो जी। आप अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। जैसा कि आपने 2022 से आपने बताया आपने सेल्फ स्टडी करी, आपने कहीं से माध्यम नहीं लिया। तो आप मुझे बताएंगे कि आप जब ये पोस्ट आई तो आप फोकस थे कि खाली मुझे अधिशासी अधिकारी की तैयारी करनी है, या फिर आप कुछ मतलब यूपीएससी या यूकेपीएससी अपर, किस तरफ आप देख रहे थे कि आपने कुछ एग्जाम टारगेट किया था? मैं साथ साथ में यूकेपीएससी के एग्जाम को ही टारगेट कर रहा था, और इसके जी। अतिरिक्त मैं स्टेट की सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करता हूँ। जो जी। राज्यों की जो सिविल सेवा परीक्षाएं होती हैं उनकी भी मैं हम्म। तैयारी करता हूँ, क्योंकि हम्म। उनका सिलेबस और यूकेपीएससी का सिलेबस थोड़ा बहुत कोइंसाइड कर जाता है। जी। और जी। उनके प्रश्न पूछने का तरीका और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा हम्म। कोइंसाइड कर जाता है। तो इस हम्म। कारण से मैंने सिर्फ अपने को यूकेपीएससी के एग्जाम्स की ओर केंद्रित रखा। मैं हम्म। यूके ट्रिपल एससी के कोई एग्जाम नहीं दिए। ठीक है, तो आपने एक बार आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे 300 में से आपने कितने नंबर स्कोर करा इस एग्जाम में? मैंने 300 में से 246.7358 नंबर सिक्योर किया। इसमें हिंदी में आपके कितने नंबर थे? हिंदी में मेरे 100 में से 91 सवाल सही हैं, और अच्छा। 88.75 का स्कोर मेरा हिंदी में है। जी। और और जीएस में मेरे 200 में से 157 सवाल सही हैं, 6 सवाल हम्म। डिलीट हो चुके थे। हम्म। तो मैंने 178 सवाल अटेम्प्ट किए थे। हम्म। 178 में से 162 सवाल मेरे सही थे। तो मेरा हम्म। 157.9 समथिंग ऐसा कुछ स्कोर बना है उसमें जीएस। जी। अ, आपने रैंक वन के बारे में सोचा था जब आपने एग्जाम दिया? तो आपने सोचा था कि मेरी रैंक वन आ जाएगी? नहीं, मैंने रैंक का तो बिल्कुल नहीं सोचा था। हाँ, इतना जरूर पता था कि एक सीट जरूर सिक्योर कर ले जाऊंगा। हम्म। बस बाकी ईश्वर की कृपा से रैंक आ गई तो अब तो क्या रैंक माहौल का था? नहीं सोचा था, रैंक का कोई अ, लालच भी नहीं। जी, क्या माहौल था कल आपके घर में जब दिन में 2 बजे रिजल्ट आया? शायद रिजल्ट से कुछ देर पहले हमारी बात भी हो रही थी, आप पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब आ रहा है, तो वहीं पर कुछ देर बाद रिजल्ट आ चुका था। तो क्या रिएक्शन था आपका और आपकी फैमिली का जब आपने देखा आपकी रैंक वन आई है? रिजल्ट आते ही सबसे पहले मैंने अपने घर में अपने चाचा जी को बताया कि मेरा रिजल्ट आ चुका है। तो हम्म। खुशी के मारे वो मुझे पता आलिंगन कर लिया उन्होंने, आंखों से हम्म। उनके आंसू निकल पड़े थे। जी। और इसके अलावा मेरा भाई लाइब्रेरी में स्टडी करता है, तो रिजल्ट हम्म। देखते ही वो लाइब्रेरी छोड़कर मिठाई लेकर के तुरंत आ गया। और हम्म। साथ में पापा मेरे मार्केट गए हुए थे, तो उनको पता नहीं था रिजल्ट आया है। तो घर आने के बाद पापा ने भी मुझे खुशी से गले लगा लिया। मेरी हम्म। मम्मी क्योंकि लोहाघाट में जॉब करती है, प्रवक्ता है हम्म। वो संस्कृत की, तो हम्म। मम्मी को तो मैंने फोन के माध्यम से बताया। तो हम्म। लोहाघाट में भी जो, क्योंकि वो मेरी कर्म भूमि रही है मैंने जैसा कि बताया, तो हम्म। वहां भी तांता लगा हुआ है बधाई का। जब रिजल्ट से पहले हमारी बात हो रही तो मुझे भी नहीं पता था कि आपका नाम वैभव कांडपाल है। देन अब हमारी काफी दिनों से बातचीत चल रही थी। उसके बाद आपने जब अचानक से बताया कि मैं ही वैभव कांडपाल हूं, जब मैंने आपसे पूछा कि आपका हो चुका है तो आपने बोला मैं वैभव कांडपाल हूं। मुझे बहुत सरप्राइज हुआ जानकर कि मैं एक टॉपर से पिछले कुछ दिनों से बात कर रहा था, और बहुत अच्छा लगा हमें भी जी। जानकर कि आपने टॉप किया।
साथ में प्रदेश का धन्यवाद। नाम के साथ साथ कुमाऊं में भी परचम लहराया। तो वैभव जी, अब बात आते हैं आपकी स्ट्रेटेजी पर। जब आपने 2022 से इतने कम समय में तैयारी करी, तो आपकी एक बार स्ट्रेटेजी से स्टार्ट करेंगे। कैसे आपने शुरुआत करी कि आप बता रहे कि आपने सेल्फ स्टडी करी, क्योंकि अक्सर हमारे व्यूवर्स जो होते हैं सेल्फ स्टडी चाहते हैं। अब कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग हम्म। नहीं होता है या कोई पहाड़ों में रहकर तैयारी करता है, तो आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनी अपनाई थी तैयारी के लिए? स्ट्रेटेजी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जनरल स्टडीज की सबसे पहले तो जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनको फॉलो किया था। जैसे पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, जी। और हिस्ट्री के लिए मैंने दृष्टि की एक वो क्विक बुक आती है, जी। दृष्टि वाला निकालता है पब्लिकेशन वाला, वो मैंने हम्म। पढ़ी थी क्योंकि उसमें काफी अच्छी तरीके से शॉर्ट में एकदम बढ़िया से दे रखा है, तो उसको मैंने फॉलो किया था। और इकोनॉमी के लिए मैं यूट्यूब को फॉलो करता था। करंट अफेयर्स के लिए मैं यूट्यूब को फॉलो करता था। कुमार गौरव करके एक वहाँ पे चैनल है, वो अच्छी खासी हम्म। करंट अफेयर्स बताते हैं, वो मैं फॉलो हम्म। करता था। इसके अलावा स्टडी आईक्यू और ओनली आईएएस को भी मैं फॉलो करता हूँ करंट अफेयर्स के लिए। हम्म। और ये करंट अफेयर्स हो गया। इसके अलावा ज्योग्राफी को मैंने घटना चक्र से पढ़ा हुआ है। पूर्वावलोकन आता है एक घटना चक्र का, जिसमें हम्म। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। जी। तो और मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, हम्म। इन्वायरमेंट, इन 5 हम्म। सब्जेक्ट्स की हम्म। घटना चक्र का पूर्वावलोकन कम से कम हम्म। 3-4 बार पढ़ा होगा। हम्म। तो वहां से काफी हद तक मुझे मतलब हेल्प मिली। काफी क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं वहां से, क्योंकि वहां हम्म। पे क्वेश्चंस के साथ साथ बॉक्स में उनका अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है। तो वो हम्म। एक्सप्लेनेशन से भी सवाल कभी कभी निकल के आ जाते हैं। तो जी। वो काफी हेल्प मिले। और उत्तराखंड के लिए मैंने सिर्फ 2 बुक फॉलो करी, परीक्षावाणी और बीएसनी। अच्छा, परीक्षा वाणी और बीएस नेगी। और हिंदी, जो कि आपने बताया कि आप अदर स्टेट पीसीएस पे फोकस करते हैं, या उत्तराखंड अपर पीसीएस पे, या फिर आप यूकेपीएससी की तरफ फोकस करते हैं। शायद यूकेपीएससी का ये पहला एग्जाम था जहां पर, मतलब जो नॉन टैग था, जहां पर 100 नंबर की हिंदी आई। तो ये हिंदी में आपने इतने ज्यादा जी। नंबर कैसे स्कोर करे? 88 नंबर आपने लाए, बहुत बड़ी बात अपने आप में है। कौन सी बुक आपने फॉलो करी और कैसे आप इतने नंबर ला पाए? हिंदी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक तो बैकग्राउंड ही, जो पृष्ठभूमि है मेरी, वो जी। अतीत से ही हिंदी माध्यम की ही रही है। सरस्वती शिशु मंदिर और विवेकानंद विद्या मंदिर में मैं पढ़ा हुआ हूँ, और वहाँ का एक अच्छा छात्र रह चुका हूँ मैं। वहाँ की निबंध प्रतियोगिताओं में, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में मैं लगातार भाग लेता रहता था। और इसके साथ साथ मैं हिंदी की चीजों को पढ़ना भी पसंद पसंद करता हूँ। और हम्म। इसमें क्योंकि शब्द भंडार काफी हद तक आया हुआ था इस पेपर में, शब्द भंडार, पर्यायवाची, तत्सम हम्म। तद्भव, तो हम्म। शब्दों में काफी हद तक मेरी, मतलब मैं ये तारीफ नहीं करूंगा, प्रशंसा नहीं करूंगा, शब्दों में मेरी स्टडी इतनी अच्छी है कि पकड़ है कुछ हद तक शब्दों में। तो इस कारण से भी मेरे को वो पेपर आसान लगा, कुछ अलग से मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, हम्म। हिंदी के लिए मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब में एक उत्कर्ष क्लासेस करके हैं, उसमें हम्म। सहदेव सर, वो हम्म। हिंदी पढ़ाते हैं, उनकी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट देखी थी एक बार। बस उसके अलावा मैंने ज्यादा कुछ नहीं देखा था। लूस एंड से थोड़ी बहुत मुहावरे, लोकोक्ति, ऐसा वैसा देख लिया था। बाकी हम्म। मैं अपनी जो प्रारंभिक ज्ञान है, जो हमें, क्योंकि 10th 12th तक तो हमें विद्या मंदिर में व्याकरण ही पढ़ाया जाता है, जी। तो जी। वो सबकॉन्शियस माइंड में का कुछ रहता ही है। थोड़ा हम्म। बहुत वीडियो देख के रिकॉल हो गया था उत्कर्ष सर की क्लासेस देख के, तो हम्म। बस उस बेसिस पे मैं चला गया। जी। वैभव जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। शायद सभी स्टूडेंट्स का हमारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो स्टूडेंट्स के काफी ज्यादा हमारे पास मैसेज आए हुए थे कि कौन सी बुक टॉपर फॉलो करते हैं और किस तरीके से पढ़ते हैं। तो जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आपके भी कोई सवाल रहते हैं, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है, नीचे लिंक आ रही होगी। साथ में अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, आप में से बहुत कम लोग हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। साथ में वीडियोस तो बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी तरीके से हम टॉपर्स को आपके बीच में लाते हैं ताकि आप लोगों को इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैभव जी, मुझे एक और सवाल ये बताइए। सारे टॉपर्स आते हैं, बुक लिस्ट अपनी बता जाते हैं, उसके साथ जी। साथ टॉपर का शेड्यूल क्या रहता है? आप कैसे लाइब्रेरी जाते थे या घर पर पढ़ते थे, या कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? डेली शेड्यूल क्या रहता था? किस सब्जेक्ट को कितना समय देते थे? एक बार बताएंगे। सबसे पहले मैं आपके मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इसको फॉलो मत कीजिएगा। आप जितने टॉपर्स को सुनेंगे, हर कोई हम्म। अपने अलग सोर्स बताएगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि सोर्स अपने लिमिटेड रखिए, और उन सोर्सेज को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। ऐसा हम्म। नहीं कि आप हिस्ट्री के लिए फिर दृष्टि के अलावा अन्य बुक भी ले रहे हैं, सपोज ल्यूसेंट ले रहे हैं, या दृष्टि के लिए स्पेक्ट्रम भी पढ़ रहे हैं, आप दृष्टि भी पढ़ रहे हैं, फिर जाके आप वो बाजार के कोचिंग मटेरियल भी पढ़ रहे हैं। आप अगर 10 सोर्सेज पे रिलाई करेंगे तो आपका कोर्स कभी खत्म नहीं होगा। आप हम्म। सिर्फ एक सोर्स पकड़िए, बेस्ट सोर्स पकड़िए, उसको 10 बार पढ़ डालिए, बस। तो आपका ये इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। तो ये हम्म।
बहुत काम आती है। आप हर सब्जेक्ट में, जैसे ज्योग्राफी है, मैंने सिर्फ घटना चक्र पढ़ी थी ज्योग्राफी के लिए, और उसको 10-15 बार कम से कम पलटा होगा। हिस्ट्री के लिए मैंने दृष्टि की क्विक बुक पढ़ी थी, और उसको कई बार पलटा होगा। इस तरीके से मैंने इकोनॉमी को यूट्यूब से देखता था, करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ता था चीजों को, और वहां से कुछ हद तक वो जो पीडीएफ वगैरह शेयर कर देते हैं उसी में हाईलाइट कर लेता था। मैंने अपने सोर्स बस लिमिटेड रखे, जिस कारण से ज्यादा घंटे मेरे को नहीं लगते थे, क्योंकि मैं थोड़ा सामाजिक किस्म का आदमी हूँ। मैं बाहर रहना भी पसंद करता हूँ, और अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना भी पसंद करता हूँ। अपनी पहाड़ की रामलीला इत्यादि में पार्टिसिपेट करना, इनकी तालीमों में भाग लेना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे से ज्यादा घुट घुट के नहीं रहा जाता कमरे में बंद होके, लाइब्रेरी में बंद होके। तो मैंने घर हम्म, में रह के ही तैयारी करी। हम्म, 5-6 घंटा मैं लगभग स्टडी का निकाल लेता था, इसके बाद मैं अपनी सोशल लाइफ जीता था पूरी। हम्म, पर हाँ, मैंने अपने सोर्सेज लिमिटेड रखे थे और उनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा था। बस यही मेरी हम्म। सफलता का राज है। जी जी, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया इस पर। शायद व्यूवर्स को हमारे इस पर जो क्लेरिफाई हो चुके होंगे वो लोग। और मुझे एक चीज और ये बताइए, जैसा आपने बोला कि लिमिटेड बुक्स पढ़े, तो इन बुक्स को पढ़ने का तरीका क्या है? क्योंकि अक्सर लोग बता जाते हैं कि इन बुक्स को आप पढ़िए, किस तरीके से आप, क्या इनके नोट्स बनाते थे, या फिर आप इन्हीं में मार्क कर कर चलते थे? कैसे आप पढ़ते थे इन बुक्स को, या फिर आपको लंबे समय तक कैसे चीजें याद रहती थी? जो ये जो बुक्स हैं, जैसे मैंने दृष्टि की ही बताई आपको, हिस्ट्री की बुक, तो आप हम्म, जब इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही धीरे, मतलब शुरुआत में आप पढ़ेंगे तो आप स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। एक जो नया बच्चा, फ्रेशर बच्चा स्टार्ट करेगा तो उसको अंदाज नहीं होता, वो सब कुछ पढ़ ले जाता है। जब वो एक रीडिंग मारेगा, सबके हम्म, साथ यही हाल होता है, जब वो रीडिंग हम्म, मारता है तो 20 to 30% ब्रेन में जाएगा उसके, बस इससे ज्यादा नहीं जाता। फिर सेकंड रीडिंग जब वो मारेगा तो कुछ हद तक और उसको अच्छा लगेगा, और ज्यादा कुछ उसके ब्रेन में घुसेगी चीजें। तीसरी चौथी रीडिंग मारने के बाद उसको लगेगा कि क्या चीज रिडंडेंट है, क्या चीज व्यर्थ है, कि इसमें ध्यान नहीं देना है। अपने आप धीरे धीरे उसको मालूम चलने लगेगा। फिर जब वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, घटना चक्र पूर्वावलोकन मैंने बताया है, वो उठा के जब देखेगा, दृष्टि की हम्म, बुक के साथ साथ उसको देखेगा, तो उसको धीरे धीरे अंदाज आने लगेगा कि क्या चीज पूछी जा रही है, क्या चीज नहीं पूछी जा रही है। तो उस हम्म, हिसाब से उस सोर्सेज से वो चीजों को पृथक करना शुरू करेगा, सेग्रीगेट करना शुरू करेगा, और हम्म, उस हिसाब से फिर अपना अध्ययन शुरू करेगा। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में सबके साथ ही होता है कि सब कुछ पढ़ लूं सोचता है आदमी, लेकिन ज्ञान हम्म। तो एक सागर है, अथाह है। जी। सब कुछ पढ़ के तो कुछ कभी सफलता हासिल हुई नहीं है। अपने को लिमिटेड ही रखना पड़ता है। तो धीरे धीरे जब आप प्रीवियस ईयर के पीवाई क्यूज देखेंगे ना, पूर्वावलोकन वाले, उससे हम्म। आपको आइडिया अपने आप लगता चलेगा कि क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। साथ में एक और चीज बताइए, जब आपने उत्तराखंड में आकर 2022 से तैयारी करना शुरू करा, तो आपका ये पहला एग्जाम था जो आपने दिया, वो क्लियर हो गया, या इससे पहले भी आपको एग्जाम दे चुके थे? मैं लोअर पीसीएस देना चाहता था, लेकिन मेरी उस समय उत्तराखंड की स्टडी इतनी अच्छी नहीं थी। उत्तराखंड हम्म, को मैंने उतना डीप नहीं पढ़ा, तो मैंने हम्म, लोअर पीसीएस का फॉर्म ही नहीं। तो हम्म, फिर इसके बाद ये वाला एग्जाम और समीक्षा अधिकारी का एग्जाम मैंने दिया हुआ है। हम्म, तो इस वाले एग्जाम में मेरे ये रिजल्ट आपके सामने है, और हम्म। साथ में समीक्षा अधिकारी में मेरे 131 मार्क्स हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर कि आपने, मतलब आपने लिमिटेड समय में तैयारी करी और स्मार्ट स्टडी आपने करी, और साथ में आपने जो है अपना सिलेक्शन भी ले लिया। एक चीज मुझे और बताइए, जब आपने पढ़ाई करी, देन उसके बाद रिवीजन करा, तो आपने मॉक टेस्ट भी लगाए थे, या बिना मॉक टेस्ट लगाए आप सीधा एग्जाम देने चले गए थे? मॉक टेस्ट मैंने नहीं लगाए थे, मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर के, पूर्व साल के पूछे हुए सवालों को ही सॉल्व करने का प्रयास करता था, उन्हीं को हम्म, मल्टीपल टाइम रिवाइज करता था। मॉक टेस्ट हम्म। एज सच कोई नहीं है। तो आपका ओपिनियन क्या है? क्योंकि हम लोग देखते हैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आप मॉक टेस्ट लगाओ, ये करो, अपनी जो अगर मैं बात कहूं तो मूल्यांकन करो। तो छात्रों को कहा जी जाता है, या छात्र भी समझते हैं कि मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, कितना आप प्रिपेयर हैं। जी। तो आपको डर नहीं लगा एग्जाम में जाने से पहले, या फिर आप इतने कॉन्फिडेंस थे कि हाँ, मुझे मॉक की जरूरत नहीं है, मैंने जितना पढ़ा है मैं वहां जाकर स्कोर कर सकता हूँ? बेसिकली अगर देखा जाए तो मॉक टेस्ट बनाने वाले भी एक तरीके से प्रिपरेशन करने वाले छात्र ही होते हैं, जो किसी हम्म, कोचिंग से अपनी हम्म, आजीविका के लिए किसी रूप से, किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए रहते हैं। वो हम्म, लोग ही उस मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करते हैं। जो हम्म, उनकी टीम होती है, कंटेंट बनाने वाली जो टीम होती है कोचिंग सेंटर्स की, उसमें हम्म, यदि उनकी पृष्ठभूमि चेक की जाए तो हम्म, प्रायः वही लोग जुड़े हुए होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं। तो हम्म, जब वो खुद तैयारी में है, तो जब वो तैयारी के दौरान वो भी तो इन्हीं किताबों से पढ़ के उन सवालों को बना रहे हैं। वो तो हम्म। कोई मंगल ग्रह से सवाल डाल नहीं रहे हैं अलग से। जी। तो इसलिए मेरे को उचित नहीं लगा मॉक लगाना, तो मैंने सिर्फ घटना चक्र पढ़ा, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे, वो सॉल्व करे। और हम्म, इसके अलावा जो परीक्षावाणी की एक किताब आती है, परीक्षावाणी, हम्म, उसमें ऐसा है कि वो एक ऑल इन वन करके आती है। उसमें हम्म, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन क्वेश्चन फॉर्मेट में दिए हुए हैं। हम्म, परीक्षावाणी ऑल इन वन। हम्म, घटना चक्र लगा लेने के बाद मैंने उसको लगा लिया था देने के लिए, उससे मैंने अपने आप को पूरी किताब एक बार लगा ली थी मैंने, हम्म, अपना आकलन करने के लिए कि घटना चक्र का पढ़ा हुआ कितना घुसा मेरे दिमाग में।
तो बस उसके बाद में चला गया पेपर देने। तो आप व्यूवर्स हमारे जो देख रहे होंगे शायद उनको ये सुनकर काफी सरप्राइज भी हुआ होगा, क्योंकि माई टॉक शो की एक कोशिश यही रहती है कि आपके बीच में टॉपर्स को लाया जाए, बताया जाए। एक मिथ जो हमारे समाज में बन चुका है कि आप देहरादून आइए या फिर बड़े बड़े शहर जाइए, वहां से कोचिंग करिए। आपके सामने आज वैभव कांडपाल जी हैं, जिन्होंने कुमाऊं से टॉप करा, ना कोई कोचिंग ली ना कोई मॉक दिया, अपने आप घर पर सेल्फ स्टडी करी और आज जो है अपना सिलेक्शन लेने के साथ साथ रैंक 1 भी सिक्योर करी। तो शायद आप लोग जितने भी लोग देख रहे होंगे, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा। घर में बैठकर आप लोग कहीं पर भी हैं, बस आपके पास एक एंड्रॉइड फोन होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए, आप कहीं से भी अच्छी किताबों के साथ तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट तक वो वीडियो जाए जो घर पर रहकर बिना सोर्सेज के तैयारी कर रहा है। वैभव जी, कल हम से जब आपसे बातचीत हो रही थी तो हमने अपने कम्युनिटी में डाला था कि जो रैंक 1 है वो आ रहे हैं। तो जल्दी से मैं आपसे क्विक आंसर लेना चाहूंगा इनमें। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। तो एक छात्र हैं हमारे, इन्होंने एक व्यूअर है, इन्होंने कमेंट करा है, जीरो ने, एक समय के बाद बैठकर पढ़ने का मन नहीं करता, इधर उधर की चिंताएं सताने लगती है, पर मन नियंत्रण कैसे रखें और बैठने की क्षमता में कैसे वृद्धि करें? ये अच्छा सवाल है काफी इनका, कि जी। मन नियंत्रित नहीं रहता। हमारी हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में, भगवत गीता में बोला गया है कि अगर आपको किसी भी चीज में सफलता चाहिए तो स्थित प्रज्ञ होना जरूरी है। स्थित प्रज्ञ मतलब कि आपको दीन दुनिया, जब आप अपना कर्म कर रहे हैं तो आप सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जय, मतलब कि सुख दुख से परे हटकर लाभ हानि के भाव को छोड़ करके पूर्ण निष्ठा से उस कर्म में लगिए, तो आपको सफलता अवश्य से मिलेगी। तो जब आप तैयारी करते हैं उस समय सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के युग का मोबाइल है, जिसमें जो यूट्यूब में रील्स चलती हैं, इंस्टाग्राम में रील्स चलती हैं, उसमें जो बच्चे देखते हैं अपने, उसमें काफी समय बर्बाद होता है। उस स्टडी के आवर्स के दौरान आप मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल करके खुद से दूर रखिए बस। और टारगेट बना लीजिए कि इतना मुझे करना है। और जब आप उस स्टडी को कर रहे हो तो अपने मन मस्तिष्क में किसी भी सुख दुख लाभ हानि के भाव से परे हटकर एक तटस्थ भाव से उस चीज का अध्ययन कीजिए। दिमाग में कुछ मत आने दीजिए। और जब आपका वो लक्ष्य पूरा हो जाए, जैसे आपने आज सपोज टारगेट किया कि मेरे को आज हिस्ट्री के 2 चैप्टर करने हैं, वो चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाए तो आप फिर अपना जीवन जिए। जी, इससे आपका आप सामाजिक जीवन भी जीते रहेंगे, आपका कोर्स भी धीरे धीरे निपटता रहेगा। और ये जो हीन भावना आपके अंदर आती है या जो नीरसता कभी आ जाती है, ये भी नहीं आएगी। बहुत अच्छी चीज आपने बताई। आपने एक जिक्र किया इसमें कि सोशल मीडिया जो अट्रैक्शन है या फिर सोशल मीडिया में जो आज का यूथ खोया हुआ है, क्या आप अपनी पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह यूज करते थे? अगर करते थे तो आप कैसे इनसे कंट्रोल करते थे कि आप पढ़ाई भी कर पाए? एक बार जरा इसका आंसर हमारे व्यूवर्स को देने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ, मेरे को हम्म। समाज के बीच में रहना पसंद है। तो मैंने हम्म। अपनी तैयारी के दौरान कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपना डीएक्टिवेट या डिलीट तो नहीं किया था। सब हम्म। जगह मेरे अकाउंट है, फेसबुक में मेरा अकाउंट है, इंस्टाग्राम हम्म। में मेरा अकाउंट है, हम्म। मैं टेलीग्राम भी यूज करता हूँ। हम्म। ऐसा नहीं है कि मैं इनसे आउट हूँ, लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टडी के दौरान मैं अपने फोन को अपने अपने से कोसों दूर रखता था, फ्लाइट मोड में रखता था। और हम्म। अपनी स्टडी के आवर्स पूरे हो जाने के दौरान और जितना लक्ष्य मैंने एक दिन का तय किया था वो हम्म। कंप्लीट होने के बाद ही मैं उस फोन को पकड़ता था, अदरवाइज मैं फोन को हाथ नहीं लगाता था। एक व्यूवर है, इनका सवाल ये है कि एक पॉइंट आता है कि जब आप लंबे समय से, क्योंकि आपको तो सक्सेस शायद कम समय में मिली, आपने स्मार्ट स्टडी करी, तो फिर भी उनका सवाल ये है कि एक पॉइंट आता है जब आपका सिलेक्शन ना हो और उसके बाद अपने जो माइंड है उसको कैसे दोबारा कन्विंस करें कि हाँ आपसे हो रहा है, आप तैयारी करें। जब कभी भी आपको ऐसा लग रहा हो कि हम सफल नहीं हो रहे हैं, कुछ पॉइंट से रुक जा रहे हैं, किसी ना किसी कारण से रुक जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि सफलता में आपकी मेहनत 90% रोल प्ले करती है। और जो 10% होता है वो हम्म। भूमिका होती है उस परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद की, आपके माता पिता के आशीर्वाद की, जिसे लोग प्रायः किस्मत किस्मत कह देते हैं, लक फैक्टर कह देते हैं। लक फैक्टर हम्म। और कुछ नहीं है, वो उस परमेश्वर का आशीर्वाद है, उस आपके माता पिता का आशीर्वाद है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो 10% रोल रहता है इस चीज का। लेकिन हम्म। आप अगर सिर्फ पॉइंट की वजह से किसी परीक्षा में बाहर हो रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसका मतलब तो है कि आप उस करीब तक तो पहुंच रहे हैं ना, कट ऑफ के करीब तक तो पहुंच रहे हैं, सिर्फ जी। पॉइंट के कारण से आप बाहर हुए। तो हम्म। आप खुद को सबसे पहले इंफीरियर मत सोचिए, आप खुद को हीन भावना से ग्रसित मत कीजिए। आप में योग्यता है, आप में क्षमता है, परमात्मा ने हर किसी को एक विशिष्ट क्षमता के साथ इस धरती पर भेजा है। तो आप अपनी क्षमता को फिर से पुनर्जीवित करके एक बार पूरी जान लगा दीजिए और अपनी उन कमियों को देखिए जिसके कारण से आप पॉइंट से बाहर रह गए थे। बस हम्म। उन कमियों पे काम कीजिए
हम्म। अगली बार सफलता निश्चय ही ईश्वर के आशीर्वाद से आपको मिलेगी। एक व्यूअर है प्रीति राणा करके, उनका सवाल है कि जो रिवाइज करते थे, रिवाइज एक एक सब्जेक्ट करके करते थे आप, या मल्टीपल सब्जेक्ट के करते थे, या हमें कैसे करना चाहिए, और लास्ट टाइम पे जो लास्ट मंथ होता है या बिफोर एग्जाम 1 वीक या 2 वीक होता है, उस समय स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए? जब मैं रिवीजन करता था तो रिवीजन में सब्जेक्ट को उठा करके करता था, एक दिन में एक सब्जेक्ट ही रखता था, क्योंकि अगर मैं ज्यादा रखूंगा तो हौच पौच की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उसमें। हम्म। तो दिमाग भी भ्रामक स्थिति में चला जाता है, कुछ हम्म। अनिर्णय की स्थिति जैसी उत्पन्न हो जाती है। तो एक दिन का एक ही विषय रखिए और उसको हम्म। पूर्ण निष्ठा के साथ रिवाइज कीजिए, क्योंकि हम्म। रिवीजन ही तो है, पढ़ तो लिया ही है, वो तो फास्ट हम्म। हो जाएगा। हम्म। टारगेट सेट कर लीजिए कि मेरे को 4 दिन के अंदर इसका कंप्लीट पुनरावृत्ति कर लेनी है। तो हम्म। वो एक सब्जेक्ट उठाइए, करते जाइए रिवाइज, बस। हम्म। और जिस दिन एग्जाम का 1 वीक या 2 वीक ऐसे बचे हुए होंगे, तो जो भी हम्म। आपने रिवाइज किया है, जैसे हम्म। घटना चक्र, फिर उस समय घटना चक्र पूर्वावलोकन खोलिए, या जो मैंने हम्म। परीक्षा वाणी की जो बुक आपको बताई से वो हम्म। ऑल इन वन वाली, उसको खोल हम्म। लीजिए। उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, बस उसको हम्म। एक बार सारे पन्ने पलट लीजिए, उनको सॉल्व कर लीजिए, बस काफी है। जी। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, फिर उसके बाद लोग के क्वेश्चन पर आएंगे। जब आप तैयारी करते थे या पढ़ते थे, तो उस दौरान आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आपको थोड़ा सा ऐसा लगता था कि यार ये सब्जेक्ट थोड़ा टिपिकल है, चाहे वो जीएस हो या हिंदी हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट था आपका? ऐसा कोई विशिष्ट विषय तो मुझे कोई कठिन या क्लिष्ट नहीं लगा तैयारी के हम्म। दौरान, क्योंकि हम्म। सारे विषय को मैं रुचि के साथ पढ़ता था। जो चीज समझ में नहीं आती थी, आजकल तो यूट्यूब है, वीडियोस हैं, सब कुछ हम्म। मिल जाता है उसमें। तो हम्म। तो उसको मैं पूर्ण निष्ठा के साथ पढ़ने का प्रयास करता था और हम्म। पूरी रुचि के साथ पढ़ता था। तो जी। मुझे ऐसा कोई टफ तो नहीं लगा, लेकिन हाँ, मैं अगर प्रायोरिटी देना चाहूंगा, रुचि की बात करूंगा, तो मुझे भूगोल हम्म। पसंद है, हम्म। अर्थशास्त्र पसंद है, और इसके अलावा करंट वगैरह को पढ़ना थोड़ा पसंद है, और अपनी उत्तराखंड भी मुझे पसंद है काफी हद तक। जी। एक इसका शायद आप जवाब दे चुके हैं पहले कि जीएस का आपका सोर्स क्या रहेगा, आपने हर बुक के बारे में क्लियरली बताया है और कैसे पढ़ना है ये भी बताया है। लेकिन जो लगातार हमारे ज्यादातर छात्र हैं वो जीएस में उलझ रहे हैं कहीं ना कहीं, और उन लोगों का ऐसा कहना है कि जीएस के पोर्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। बुक्स आपने बता दी हैं और आपने ये भी बताया कितने टाइम पढ़े, पर इसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, ये काफी जो लोग हैं हमारे व्यूवर्स, उनका ये सवाल है। अगर आपको लग रहा है कि जीएस आपकी वीक है, स्ट्रांग नहीं हो रही, मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि हम्म। उसमें आपकी परिपक्वता नहीं आ रही है, तो हम्म। क्योंकि कई छात्र कोचिंगों में रह के तैयारी करते हैं या हम्म। ग्रुप में रहकर स्टडी करते हैं, तो आप एक हम्म। ग्रुप बना लीजिए अपना, हम्म। और ग्रुप में डेली टारगेट सेट कर लीजिए कि भाई आप ये पढ़ के आना, मैं ये पढ़ के आऊंगा, आप ये पढ़ के आना, और एक हम्म। दूसरे से क्वेश्चंस डालिए कि जो हम्म। प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सामने उससे मोटिवेशन भी बना रहेगा और अभ्यास भी होता रहेगा, और धीरे धीरे परिपक्वता अपने आप आती रहेगी। परिपक्वता एक दिन में नहीं आती, समय हम्म। लगता है। और हर एक व्यक्ति के जो मस्तिष्क है, उसकी क्षमता अलग अलग होती है, हर व्यक्ति को एक स्केल पर नहीं आका जा सकता। मैंने ये परीक्षा 1 वर्ष की तैयारी के साथ निकाल दी, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई 1 वर्ष में निकाल दे। हर किसी हम्म। को ईश्वर ने अलग अलग दिमाग दिया है, अलग अलग क्षमता दी है, उसको हम्म। रिटेन करने की क्षमता रखती है। बस अपने को हम्म। कमजोर नहीं आंकना है इस सफर के दौरान। और ये भी अपनी तुलना भी किसी से नहीं करनी है, क्योंकि परमात्मा ने हर किसी को, व्यक्तिवाद का सिद्धांत यही कहता है कि परमात्मा ने हर किसी को एक व्यक्तिगत क्षमता के साथ इस धरती पर भेजा है। तो आप अपनी तुलना मुझसे मत कीजिए, अपनी हम्म। तुलना किसी अन्य टॉपर से मत कीजिए। आप व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट हैं, बस इतना याद रखिए। आज नहीं तो कल आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक चीज मुझे और बताइए, आपने एक जिक्र करा कि ग्रुप का, फ्रेंड सर्कल का। अक्सर हमने देखा है कि जब हम तैयारी करते हैं उस दौरान अगर लाइब्रेरी जाते हैं या फिर कोचिंग जाते हैं या फिर घर पर, हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है उसको कितना रहना चाहिए, और तैयारी के दौरान फ्रेंड सर्कल का क्या रोल है, इस चीज को थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताने की कोशिश करें। यद्यपि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सामाजिक प्राणी हूँ, हम्म। लेकिन दोस्त का जो मेरी परिधि है वो सीमित ही है। मेरे दोस्त यद्यपि बहुत हैं, लेकिन खास दोस्त कहने के नाम के मेरे हम्म। एक या दो दोस्त ही होंगे जिनको मैं हम्म। खास दोस्त कहना चाहूंगा, जो मेरे हम्म। पूरे सफर में मेरे साथ रहे, हम्म। अंतिम समय तक मुझे मोटिवेट करा। दोस्त हम्म। वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में आपके साथ हो। अभी तो सुख का क्षण है, अभी हम हम्म। निकले हैं, तो बधाई कहने वाले तो हर कोई आ जा रहे हैं। मेरे 10-10 साल पुराने लोग, क्लासमेट, जिनसे मेरी 10-10 सालों से बात नहीं हुई थी, वो भी कल फोन आया हुआ था एक का कि हम्म। बधाई हो, निकल गया। तो हम्म। ऐसे कहने वाले बहुत आएंगे, लेकिन असली दोस्त, असली मित्र आपका वही है जो आपको इस तैयारी के दौरान आपको उस डिप्रेशन की परिस्थिति में नहीं जाने दे रहा है, आपके अवचेतन मन को एक तरीके से अवसाद की स्थिति में नहीं जाने दे रहा है। वही आपका हम्म। सच्चा मित्र है। ऐसे लोगों की आप पहचान कीजिए, जो जो आपको सकारात्मकता देते हो, जो आपको हम्म। मोटिवेशन देते हो, ना हम्म। कि आपकी पढ़ाई के मार्ग में बाधक बने। और अपना सर्कल लिमिटेड ही बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा सर्कल रहेगा उतना आपका जो दिमाग है वो भ्रामक रहेगा, और फिर आप तैयारी में बाधित रहेंगे। अगर आप सीमित समय में निकालना चाहते हैं,
तो अपना जो सर्कल है वो भी सीमित ही रखिए। एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, और फिर समय की भी पाबंदी रहती है, इंटरव्यू को हम एंड की ओर ले जाएंगे। तो मुझे ये बताइए, जैसे कि आप तैयारी करते थे, क्या आपने फैमिली प्रेशर फेस किया अपना, या फिर जो हमारे व्यूवर्स होते हैं उनका कहना ऐसा है कि उन्हें रिलेटिव से या फैमिली से काफी ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, आप क्या कर रहे हो, कब से तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपने सफलता बहुत जल्दी हासिल कर ली, लेकिन हर एक स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होता, सबकी विपरीत परिस्थितियां होती है। तो वो लोग कैसे मोटिवेट रहें, या फिर इस चीज से कैसे टैकल करें? जैसे कि आपने बोला कि जो पारिवारिक दबाव होता है कुछ लोगों का, अब हम्म। डिपेंड करता है कि पारिवारिक दबाव किस प्रकार का है। तो पारिवारिक हम्म। दबाव एक तो आर्थिक रूप से हो सकता है। अगर हम्म। वो पारिवारिक दबाव आर्थिक रूप से है, आर्थिक प्रकार का है, तो कोशिश कीजिए कि सीमित समय में एग्जाम को निकालने का प्रयास कीजिए। हम्म। और सीमित समय में निकालने का सबसे बेस्ट तरीका कि अपना दायरा सीमित रखिए और अपने को फोकस्ड रखिए। हम्म। और अगर आर्थिक रूप से आपके पास दबाव नहीं है, और अगर आप सोच रहे हैं कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे, माता पिता क्या बोलेंगे नहीं निकला तो, लेकिन आर्थिक दबाव नहीं है आपका ही, क्योंकि अगर आपको लगता है ऐसा कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे, माता पिता क्या बोलेंगे, दरअसल वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। माता पिता हमेशा अपने संतानों का भला ही चाहते हैं। इस दुनिया में हमने ईश्वर को तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, लेकिन माता पिता ही हमारे ईश्वर होते हैं। सामने में ईश्वर ने उन्हें उन्हें ही भेजा है। तो हमने अपने मन में इस पूर्व धारणा को बना लेना कि माता पिता क्या बोलेंगे, हम्म। रिश्तेदार क्या बोलेंगे। चलो रिश्तेदार का एक बारी में समझ में भी आता है, रिश्तेदार तो खिला क्या रहे हैं हमें, हमारा तो खर्चा पानी सब माता पिता ही उठा रहे हैं। तो रिश्तेदारों को तो इग्नोर ही कर लीजिए, ये विचार अपने मन में लाइए ही मत कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे। अरे हम्म। भाड़ में जाए, सीधी सी हम्म। बात है, वो मत सोचिए। हम्म। बस माता पिता का डेली स्मरण कीजिए, उनके चरण को स्पर्श कीजिए, और ये कभी मन में भाव मत लाइए कि माता पिता क्या सोचेंगे, वो कभी गलत नहीं सोचते। और अगर आपका आर्थिक बैकग्राउंड ठीक है, तो आप पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी तैयारी कीजिए। और अगर हम्म। आर्थिक बैकग्राउंड में कुछ दिक्कत है, तो आप कुछ पार्ट टाइम जॉब पकड़ करके, ऐसी जॉब पकड़िए कि जहां आपको 4-5 घंटे पढ़ाई के लिए निकल जाए बस। हम्म। ऐसी जॉब पकड़िए, और उस 4-5 घंटे में अपना सर्कल सीमित रखिए। फिर ऐसा नहीं कि आप अपना दायरा बढ़ा रहे हैं मित्रों का। अपना दायरा सीमित रखिए और उसमें फोकस्ड होकर पढ़िए 4-5 घंटे। अपने आर्थिक बैकग्राउंड जो भी आप कमा रहे हैं अपनी आजीविका के लिए, वो कमाइए और अपना अध्ययन कीजिए। और जैसा कि आपने बताया, सारे सवालों के आप जवाब दे चुके हैं। मुझे एक और चीज बताइए, बहुत सारे व्यूवर हैं हमारे जो जिनका लगातार ये सवाल रहता है कि पढ़ते पढ़ते वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, चाहे वो किसी भी कारण से हो, या लंबे समय से तैयारी करना हो, या फिर उनका थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्शन हो। तो जब डिमोटिवेट हो जाते हैं तो खुद को कैसे मोटिवेट रखें, और आप कैसे खुद को मोटिवेट रखते थे? क्या आप अपनी हॉबीज को करते थे, या आप अपने जो जब ये डिमोटिवेट होते तो कैसे उससे ऊपर उभरते थे आप? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। कभी कभी एक चीज करते करते नीरसता अवश्य आ जाती है मनुष्य के हृदय में। तो हम्म। मेरी जो हॉबी है, मैं अपनी हॉबी हम्म। को परस्यू करता हूँ। मैंने हम्म। बताया कि मेरी हॉबी है कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लेना। मैं हम्म। रामलीला की तालीमों में चला जाता था। हम्म। रामलीला की जो तालीमों को सुनना मैं पसंद करता हूँ, वहां चले जाता था। घूमना मेरी हॉबी है, मैं आसपास के पहाड़ी एरियाओं में चले जाता था, वहां घूम लेता था। जिससे कि जो ब्रेन का डोपामीन है वो प्रॉपर रिलीज हो जाए, उसके बाद ब्रेन को रिलैक्स हो जाए, और वापस से मैं अपनी स्टडी को फिर से रीस्टार्ट कर सकूं। तो आप अपनी हॉबी को परस्यू कीजिए। किसी की हॉबी कुकिंग होती है, तो वो कुछ खाना वाना बना ले, अगर बीच में बोर हो रहा है अच्छा अच्छा सा बना ले, कुछ खा पी ले। अगर हम्म। किसी की हॉबी घूमना है तो कहीं आसपास घूम ले। किसी की हॉबी गाना सुनना है तो वो गाना सुन ले। जिस प्रकार की भी जिसकी जो हॉबी है वो परस्यू करे और अपनी स्टडी को करे। हाँ जरूर, हॉबी को जब आप परस्यू करते हैं, साइंस का ही सिद्धांत है कि आपका ब्रेन एक डोपामीन रिलीज करता है। वो डोपामीन हम्म। रिलीज होने के बाद आपके ब्रेन को काफी रिलैक्स होता है, उसके बाद आप अपनी स्टडी को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई बाधा नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना समय दिया। और दोस्तों, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग माई टॉक शो देख रहे हैं और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और इसी तरीके से टॉपर्स के इंटरव्यूज देखने के लिए आप लोग हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग आपके बीच में वेरियस एग्जाम जो है उनके टॉपर्स लाते रहेंगे। वैभव जी, भविष्य में आप आर मेंस देने वाले, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करेंगे आप जब आरओ मेंस निकालेंगे और उसके बाद जब वहां फाइनल सिलेक्शन करेंगे, दोबारा आपसे मुलाकात होगी और आपसे बातचीत होगी। बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ अधिशासी अधिकारी यानी ईओ के टॉपर वैभव कांडपाल जी। बहुत अच्छा लगा हमें इनसे बात कर कर। आपके अगर शुभकामनाएं देना चाहते हैं वैभव को, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट्स के जरिए वैभव जी को आप शुभकामनाएं दे सकते हैं। जल्द मिलेंगे आपसे एक नए इंटरव्यू में एक टॉपर्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।